everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट हैपेंड टू वीवर्स। अभी तक हमने देखा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, धीरे धीरे हम लोग मैनुअल लेबर से मशीन बेस्ड प्रोडक्शन में शिफ्ट होते चले गए, यानी अब हम लोग बाय हैंड कम काम कर रहे हैं और मशीन्स का यूज करके प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने शिफ्ट किया है फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन। तो अभी तक हमने ये सब देखा था, लेकिन अब जब मैनुअल लेबर हम छोड़ते जा रहे हैं, यानी अब हम बाय हैंड प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या जो पहले बाय हैंड प्रोडक्शन करके ही अर्न किया करते थे, स्किल्ड वर्कर्स का अब क्या हुआ। यानी कि स्किल्ड वर्कर्स में भी मेनली वीवर्स आ गए जो कि टेक्सटाइल्स बनाया करते थे, क्लोथ्स बनाते थे बाय हैंड। तो उनका क्या हुआ, हमने देखा था कि जब इंडियन टेक्सटाइल्स यानी जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो मशीन मेड गुड्स इंडिया में लेके आए, तो इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल्स जो हुआ करती थी, हैंड वुवन टेक्सटाइल्स जो हुआ करती थी, वो डिक्लाइन में चली गई। अब हमें अपनी खुद के ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स देखने को नहीं मिल रहे थे। तो अब वीवर्स का क्या हुआ, क्यों अब हमें वो हैंड वुवन टेक्सटाइल्स नहीं देखने को मिल रहे, क्या हुआ था उन वीवर्स का, वही सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। Before British rule, Indian hand-woven textiles like muslin of Dhaka and silk of Banaras were famous worldwide. ब्रिटिश रूल से पहले यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया अपने टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता था दुनिया भर में। यानी इंडिया में काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के टेक्सटाइल्स यानी कपड़े बनाए जाते थे, वो भी बाय हैंड, मशीन्स के थ्रू नहीं, हाथों से बनाया करते थे। इतने स्किलफुल थे हमारे वर्कर्स, हमारे वीवर्स इतने टैलेंटेड थे। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मसलिन, ढाका का एक बहुत ज्यादा फेमस क्लोथ है। ढाका जो आज प्रेजेंट डे बांग्लादेश का कैपिटल है, तो वहां पे ये एक मसलिन क्लोथ बनाया जाता था जो बहुत ज्यादा फेमस था पूरे वर्ल्ड में। और फिर बनारस में जो सिल्क है वो तो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो इंडिया के ये कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं, ये कुछ ऐसे फैब्रिक्स थे जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। इंडिया अपने टेक्सटाइल्स को लेकर के, अपने क्लोथ मेकिंग को लेकर के बहुत ज्यादा ही फेमस था पूरे वर्ल्ड में, ब्रिटिशर्स के आने से पहले तक। इंडियन प्रोडक्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। और इतने फेमस थे ये सारे क्लोथ्स कि इंडिया इन सब क्लोथ्स का, टेक्सटाइल्स का व्यापार किया करता था। इन टेक्सटाइल्स को एक्सपोर्ट किया करता था यूरोपियन नेशंस को, एशियन नेशंस को, अफ्रीकन नेशंस को। इससे पता चल रहा है कि हमने इतने सारे कॉन्टिनेंट्स में एक्सपोर्ट किया करते थे हम लोग। तो इसका मतलब है कि इंडिया के जो टेक्सटाइल्स हैं वो सच में इतने ज्यादा फेमस थे कि पूरा वर्ल्ड इनकी डिमांड करता था, इन इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड करता था। अराइवल ऑफ मशीन मेड गुड्स। अब मशीन मेड गुड्स कैसे आए इंडिया में और उसके बाद उसका क्या असर देखने को मिला हमें अपने हैंड वुवन टेक्सटाइल्स में। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चीप ब्रिटिश गुड्स फ्लडेड इंडियन मार्केट। अब ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई। तो ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, तब वहां पे टेक्सटाइल्स बनाने शुरू किए गए, कपड़े बनाने शुरू किए गए विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। जब आप क्लोथ्स बना रहे हो, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्लोथ्स बना रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपके प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स के वो रिलेटिवली लो रहेंगे, कम रहेंगे। अब कम प्राइसेस की वजह से, सस्ते रेट की वजह से ब्रिटिश गुड्स को लोगों ने ज्यादा खरीदना स्टार्ट किया। अब इंडिया भी ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी, तो अब इंडिया में क्या हो रहा है, जब ब्रिटिशर्स अपने टेक्सटाइल्स, मशीन मेड टेक्सटाइल्स इंडिया में लेकर के आए, तो इंडियन सिटीजन्स ने भी, इंडियन कंज्यूमर्स ने भी अपने इंडिया के खुद के हैंड वुवन टेक्सटाइल्स को छोड़ करके ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स को खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लाए हुए जो कपड़े थे वो ज्यादा सस्ते थे, चीप रेट पे अवेलेबल थे। तो इसीलिए इंडियन कंज्यूमर्स ने इन ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स को खरीदना शुरू किया, इन टेक्सटाइल्स को प्रेफर किया ओवर इंडियन हैंडमेड गुड्स और इंडियन हैंड वुवन क्लोथ्स। As a result, demand for Indian hand-woven cloth declined sharply. अब क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो ट्रेडिशनल वे में हम लोग क्लोथ्स बनाया करते थे, तो उसमें काफी टाइम लगता था, काफी ज्यादा मेहनत लगती थी वीवर्स की, इस वजह से वो रिलेटिवली हाई रहा करते थे। अब जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो मशीन्स की तरह तो काम कर नहीं सकते, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते। तो अब उनका टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है वीवर्स का, वो ज्यादा टाइम लेते हैं एक ही क्लोथ को बनाने के लिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वीवर्स जो हैं वो
अपने क्लोथ्स के जो प्राइसेस हैं वो रिलेटिवली हाई रखते हैं अपनी मेहनत के, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। और यहीं पे ब्रिटिश गुड्स इंडियन हैंडवूवन गुड्स के कंपैरिजन में सस्ते थे, तो इसलिए अब लोगों ने डिमांड करी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सस्ते थे। लोगों ने इंडियन हैंड वुवन क्लोथ्स की डिमांड करना कम कर दिया, धीरे धीरे बंद ही कर दिया, जिस वजह से हमें इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। यानी कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन हो गई, वो खत्म हो गई। लॉस ऑफ फॉरेन मार्केट्स, हमसे फॉरेन मार्केट्स भी छिनते गए, यानी कि हम लोग जो एक्सपोर्ट किया करते थे दूसरी कंट्रीज को, वो सब भी करना कम होता गया इंडियन हैंडवूवन गुड्स का। इंडियन हैंडवूवन गुड्स का जो हैंडवूवन टेक्सटाइल्स हैं उनका ट्रेड कम हो गया, या कह लो बंद ही हो गया। कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवर्ड ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। अब ब्रिटेन में जितने भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, गवर्नमेंट जितने भी पॉलिसीज बना रहे हैं, उसमें बायसनेस देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है अपने खुद के ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के बारे में ज्यादा सोच रहा है, उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, या कह लो पॉलिसीज बना रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में ही पॉलिसीज बना रही थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के ही फेवर में पॉलिसीज बना रही थी, और इंडियन वीवर्स जो हैं उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था, इंडियन गुड्स को एक तरह से नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा था। अब वो कैसे किया जा रहा था? ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनाई गई? हाई इंपोर्ट ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स एंटरिंग ब्रिटेन। अब अगर हमें इंडिया के जो टेक्सटाइल्स हैं, मान लो मैं इंडिया की एक वीवर हूँ, मुझे अपने जो बनाए हुए टेक्सटाइल्स हैं वो बाहर ब्रिटेन में भेजने हैं, ब्रिटेन में ले जाके मुझे सेल करना है, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूं। अब फॉर एग्जांपल मैं 100 रुपीज का कोई क्लोथ सेल कर रही हूँ, मैं लेकर के गई वहां ब्रिटेन में, बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए मुझ पे टैक्सेस लगा दिए गए, बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस। अब मान लो मुझ पे 80 रुपीज के टैक्स लगा दिया गया, 80 रुपीज का टैक्स मुझ पे लगा दिया गया। अब मैं प्रॉफिट अर्न करने गई थी, अब मैं ये सोचूंगी कि मैं 80 रुपीज तो यहाँ टैक्स के फॉर्म में दे रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने प्राइसेस थोड़े रिलेटिवली हाई करूँ, थोड़े से ज्यादा प्राइसेस रखने पड़ेंगे मुझे अपने गुड्स के, जिससे कि मैं इन 80 रुपीज की भी रिकवरी कर सकूं। तो अब मैं जो 100 रुपीज में सेल करने वाली थी अपने क्लोथ्स को, अब उसी को मैं 200 रुपीज में जाकर के सेल करूंगी। अब मैं 200 रुपीज में सेल कर रही हूँ ब्रिटेन में अपने टेक्सटाइल्स को, और जो ब्रिटेन के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कम प्राइसेस पे वहां पे अपने गुड्स, अपने टेक्सटाइल सेल कर रहे हैं, तो दोबारा से प्राइसेस में फर्क आ गया। अब वहां पे जो ब्रिटेन के कंज्यूमर्स हैं, ब्रिटिश कंज्यूमर्स हैं, वो ज्यादातर सस्ते रेट के ही कपड़े खरीदेंगे, ना कि मुझसे महंगे रेट वाले कपड़े खरीदेंगे। तो इससे क्या हो रहा है? मुझे लॉस फेस करने को मिल रहा है। अब अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं बार बार थोड़ी ना एक्सपोर्ट करने के लिए जाऊंगी ब्रिटेन, तो इसकी वजह से इंडिया का जो खुद का एक्सपोर्ट था वो खत्म होता चला गया। इंडियन ट्रेडर्स को भी नुकसान देखने को मिला, वीवर्स जो कपड़े बना रहे थे अब उनकी डिमांड कम होने लगी, उन हैंड वुवन क्लोथ्स की, उन हैंड वुवन टेक्सटाइल्स की डिमांड कम होने लगी, तो इसकी वजह से उनकी जॉब्स भी छिनती चली गई, इंडियन वीवर्स की जॉब्स भी छिनती चली गई, वो भी डिक्लाइन में चले गए। अब उन वीवर्स को भी अपने ट्रेडिशनल जॉब्स छोड़ के दूसरी टाइप की जॉब्स करनी पड़ रही थी, किसी और के फैक्ट्री में जाकर के काम करना पड़ रहा था, तो इस टाइप से सारा सिस्टम चल रहा था। और यही बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया में ब्रिटिश गुड्स जब हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, ब्रिटिशर्स ही लेके आ रहे थे, तो उन पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगवाए जा रहे थे इंडियन बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए। तो इसकी वजह से जब उन पे टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है टैक्स की फॉर्म में, तो वो अपने प्राइसेस को कम ही रखेंगे। तो इस वजह से दोबारा से इंडिया में भी उनके प्राइसेस रिलेटिवली लो ही हैं, तो लोग सस्ते रेट वाले यानी ब्रिटिश गुड्स खरीद रहे हैं। अगर हम ब्रिटेन में जाके सेल करना चाहें तो ब्रिटेन में भी हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिलती हैं टुवर्ड्स इंडियंस। तो इंडिया के जो गुड्स हैं उन पे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैक्सेस लगा दिए गए, जिसकी वजह से हमारे प्राइसेस वहां पे भी रिलेटिवली हाई हो गए। तो हमारे प्राइसेस हाई होने की वजह से और ब्रिटिश गुड्स के प्राइसेस कम होने की वजह से ज्यादातर कंज्यूमर्स ने ब्रिटिश गुड्स को प्रेफर किया ओवर इंडियन हैंड वुवन क्लोथ्स। प्रॉब्लम्स फेस बाय वीवर्स। अब वीवर्स कैसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे? ड्रॉप इन डिमांड। अब एक तो वीवर्स जो भी क्लोथ्स बना रहे थे, जो हैंड वुवन टेक्सटाइल्स थे, उनकी डिमांड कम हुई। अब डिमांड कम हुई तो इसकी वजह से जो वीवर्स हैं उनकी जॉब्स छिनती चली गई, जिस वजह से अल्टीमेटली किसे सफर करना पड़ा? इन्हीं वीवर्स को। लॉस ऑफ लाइवलीहुड।
अब लाइवलीहुड यानी इनके रहने का जो तरीका था, वे ऑफ लिविंग थी, उसमें भी चेंजेस आए बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इनके जॉब्स छिनती चली गई या अनएम्प्लॉयड होते चले गए, इनके पास पैसे नहीं है अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए, तो इसकी वजह से इनकी लाइवलीहुड पे जो वे ऑफ लिविंग थी उस पर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। डेप्ट एंड पॉवर्टी, वीवर्स जो हैं वो डेप्ट में यानी कर्ज में दबते चले गए और पॉवर्टी यानी गरीबी का शिकार हो गए। डेप्ट में कैसे? अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए, अब ये अनएम्प्लॉयड हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, अपने सर्वाइवल के लिए इन्होंने कर्ज लेना शुरू किया, डेप्ट लेना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी डेप्ट में फंस गए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इन्हें, क्योंकि अब इन्होंने कर्ज ले रखा है तो कह लो कि कर्ज के तले ये दबते चले गए। और पॉवर्टी, अब अनएम्प्लॉयड है, डेप्ट है इनके ऊपर, तो गरीबी तो साफ नजर आ रही है कि हाँ ये गरीबी में धंसते चले जा रहे हैं, गरीब होते चले जा रहे हैं, इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली, अपने बेसिक सर्वाइवल को ये तरस गए। रॉ मटेरियल्स शॉर्टेज, रॉ मटेरियल्स शॉर्टेज, रॉ मटेरियल्स शॉर्टेज ड्यू टू एक्सपोर्ट्स टू ब्रिटेन, रॉ मटेरियल्स की कमी हो गई। अब वीवर्स जो भी, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, वीवर्स टेक्सटाइल्स का ही प्रोडक्शन करते हैं, तो अब कॉटन, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, अगर आपको कॉटन नहीं मिलेगी तो आप कॉटन के क्लोथ्स नहीं बना पाओगे, कॉटन क्लोथ्स नहीं बना पाओगे। तो अब रॉ मटेरियल्स जो है उसकी कमी होती जा रही थी, क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेटअप हुई, तब ब्रिटिशर्स ने इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाना शुरू किया टू द ब्रिटेन। वो ब्रिटेन में ले जा रहे थे सारे रॉ मटेरियल्स, जिससे कि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज चल सके। जब वो सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ से ब्रिटेन में ले जा रहे हैं तो हमारे वीवर्स को रॉ मटेरियल्स मिल ही नहीं रहे थे, और जब रॉ मटेरियल्स ही नहीं है तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ा हमारे वीवर्स को। तो इंडियन वीवर्स जो है एकदम डिक्लाइन में चले गए। जो स्किल्ड वीवर्स थे, जो स्किलफुल पीपल थे, जो ट्रेडिशनल जॉब्स किया करते थे और अच्छा खासा अर्न करते थे, सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल थे, अब उनकी जो सिचुएशन है वो पूरी बिगड़ चुकी थी। उनकी लाइफ, एक तरह से लाइफ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या कह लो कॉलोनियलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके यहाँ पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पे ग्रोथ हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लालच में आकर के, ग्रीड में आकर के उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी तो ब्रिटिशर्स हमें हमेशा इंफीरियर समझा करते थे और खुद को सुपीरियर समझते थे, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज पे बहुत ज्यादा, एक तरह से कह सकते हैं, अत्याचार किए, बहुत एक्सप्लॉइट किया अपनी कॉलोनीज को। द सिचुएशन बाय द मिड 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी के टाइम पे कैसी सिचुएशन हो गई थी, यानी 1850s के टाइम पे कैसे सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी इन इंडिया। By the 1850s, the Indian handloom industry had collapsed in many regions. इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, तो 1850s तक इंडिया के काफी सारे एरियाज में, इंडिया के काफी सारे रीजन्स में जो हमारी इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज थी, हमारी खुद की ट्रेडिशनल वे में जहाँ पे हम लोग कपड़े बनाया करते थे, तो हमारी खुद की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम इंडस्ट्रीज, वो खत्म हो गई, वो एकदम कोलैप्स हो गई, वो डिक्लाइन में चली गई, शट डाउन हो गई हमारी इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज। और इसी को कहा गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में तो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, पर इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला है, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो करने के बजाय डिक्लाइन में चली गई। India turned from being a major textile exporter to the market for British goods. इंडिया जहां एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड में टेक्सटाइल्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, जहां से सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट की जाती थी, अब वही इंडिया जो है वो ब्रिटिश गुड्स के लिए एक मार्केट बन के रह गया था। हमने रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना शुरू किया, यानी ब्रिटिशर्स को अब रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करना शुरू किया और ब्रिटिश गुड्स के लिए एज अ मार्केट हमने सर्व किया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, टोटली एक्सप्लॉइट किया है, और इन्हीं ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे इंडियन वीवर्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। वीवर्स को काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहला तो उनके हैंड वुवन टेक्सटाइल्स जो है उनकी डिमांड्स कम होने की वजह से वीवर्स की जॉब्स चली गई। अब क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हैं तो इसकी वजह से उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए डेब्ट्स लेने स्टार्ट किए, कर्ज लेना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से उनकी सिचुएशंस और बिगड़ गई। कर्ज वो नहीं चुका पा रहे थे, वो डेब्ट्स रीपे नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से उनकी कंडीशंस और बुरी हो गई।
वो पॉवर्टी में यानी गरीबी में धंसते चले गए, वो पुअर होते चले गए, उनकी कंडीशंस बिगड़ती चली गई और काफी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा इस ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे इंडिया पे, हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज पे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।